अस्सलामुअलैकुम। हमने HTML का कोर्स स्टार्ट किया था और हमने W3 स्कूल से काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे। इससे पहले पहले तकरीबन सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। आज हमारी बारी है HTML CSS की। मतलब CSS HTML के अंदर कैसे यूज़ होता है, CSS क्या होता है और CSS की मेन चीज़ें क्या हैं जो बेसिकली अभी W3 स्कूल से इधर कवर कराएगा। वो हम सारी चीज़ें देख लेंगे और इसके बाद फ्यूचर में भी इसके ऐसे कंसेप्ट्स रिपीट होते रहेंगे जो हम विद टाइम कवर करते रहेंगे, क्योंकि जब हम आगे जाके टेम्पलेट बनाएंगे, उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो हमने इधर नहीं डिस्कस की होंगी। और CSS को ये वाला टॉपिक डिटेल में नहीं डिस्कस करेगा। ये बेसिकली आपको एक इंट्रोडक्टरी CSS का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा यहाँ पे कि CSS काम कैसे करता है। थोड़ा बहुत हम CSS ऑलरेडी स्टाइल्स में देख चुके हैं इस जगह पे, लेकिन अभी थोड़ी उसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे कि CSS कैसे यूज़ हो सकता है। तो बहरहाल टाइम वेस्ट किए बगैर इसको देखते हैं। इसके बाद इस लेक्चर सीरीज़ के बाद CSS पे डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज़ भी हो सकता है मैं बनाऊं अगर उसकी ज़रूरत फील की तो। लेकिन CSS एक बेसिक चीज़ है जिसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए कि ये कैसे यूज़ होता है तो आप गूगल पे किसी भी तरीके से सर्च करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसको यूज़ करना आना चाहिए कि इसका मकसद क्या है, ये यूज़ होता कैसे है। तो जो भी टेम्पलेट डेवलपमेंट के दौरान एक्स्ट्रा स्टाइल ज़रूरत पड़ेंगे तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, बल्कि मैं आपको उसको ढूंढना भी सिखा दूंगा कि इसको ढूंढते कैसे हैं। बहरहाल जी, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages at once. इसका मतलब क्या है? बेसिकली CSS का HTML से वो रिलेशन है जो गाड़ी की बॉडी से पेंट का, कॉस्मेटिक्स का, बाकी इंटीरियर वगैरह उनकी स्टाइलिंग का रिलेशन है। तो एक गाड़ी जो है मैकेनिकली और बॉडी के लिहाज से कंप्लीट की जा सकती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर वो चलने के काबिल होगी उसमें व्हील्स वगैरह लगा के, लेकिन उसकी स्टाइलिंग, उसमें एस्थेटिक्स, ये चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं उसके कलर से, उसकी सीट्स के कलर से, उसके फैब्रिक से, इंटीरियर डिज़ाइन से, कलर मैचिंग से। और ये सारा काम हम कोशिश करते हैं कि CSS से डील करें। कुछ HTML के टैग्स जो हैं, एलिमेंट्स, वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स देते हैं कि उनकी स्टाइलिंग की जा सकती है, लेकिन वो प्रेफर्ड नहीं होता। प्रेफर्ड यही होता है कि CSS के थ्रू उसकी स्टाइलिंग कंट्रोल करें ताकि वो एक ही जगह से कंट्रोल हो और एक जगह पे चेंज करें पूरी साइट पे अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने 20 पेजेस बनाए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि उसके बटन का कलर डिफरेंट हो जाए। अगर मैंने 20 के 20 पेजेस में जाके वो बटन रखा हुआ है और मैं 20 पेजेस पे जाके 20 दफ़ा चेंज करना पड़ रहा है सिर्फ एक कलर चेंज करने के लिए, तो ये तो एक गलत बात हुई ना। मुझे CSS जब मैं यूज़ करूँगा तो मुझे ये पावर मिल जाएगी कि मैं एक जगह चेंज करूँ और सारे 20 पेजेस पे वो चेंज अप्लाई हो जाए। इसलिए CSS सीखना और यूज़ करना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। CSS का मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ कि ये क्या है, इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा, आप इधर आगे पढ़ सकते हैं। अब CSS यूज़ कैसे होते हैं? CSS यूज़ करने के 3 तरीके होते हैं। इनलाइन CSS वो है जो हमने यहाँ पे देखा था स्टाइल्स के एलिमेंट में, यानी स्टाइल का एलिमेंट डालें और उसके अंदर CSS लिखना शुरू कर दें। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल CSS वो होता है जो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हेड के टैग के अंदर प्लेस किया जाता है। ये नीचे एग्जांपल आ जाएगी, हम देख लेंगे। और एक्सटर्नल CSS जो कि रिकमेंडेड वे है, CSS की एक फ़ाइल बनाएंगे, जैसे .js की फ़ाइल बनती है ऐसे .css की फ़ाइल बनती है। उसके अंदर हम सारा CSS लिखेंगे और उसको लिंक करवाएंगे HTML डॉक्यूमेंट के साथ, या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं उसको हम इंक्लूड करवाएंगे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ताकि वो CSS उस पेज के ऊपर अप्लाई हो। The most common way to add CSS is to keep the styles in external CSS files. However, in this tutorial we will use inline and internal styles because this is easier to demonstrate and easier for you to try it yourself. बहरहाल इसमें वो ये कह रहा है कि इस ट्यूटोरियल में हम पहले वो ये बता रहा है कि रेकमेंडेड वे जो है वो एक्सटर्नल CSS को यूज़ करना है, लेकिन इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इनलाइन और इंटरनल CSS यूज़ करेंगे क्योंकि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना आसान है
इस पेज के अंदर। बहरहाल जब मैं अपना आपको थीम बना के दिखाऊंगा, छोटा मोटा जो भी होगा, एक दो हम इस तरह की टेम्पलेट्स बनाएंगे HTML वाले। तो जब हम टेम्पलेट बनाएंगे तो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि एक्सटर्नल CSS कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। इनलाइन CSS क्या होता है जी? इनलाइन CSS हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन क्विकली हम उसको दोबारा देख लेते हैं। किसी भी टैग के अंदर हम स्टाइल का एट्रीब्यूट डालेंगे और उसके अंदर इन कोड्स के अंदर हम CSS लिखना शुरू कर देंगे, और एक CSS स्टाइल को दूसरे से सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन बीच में डाला जाता है। सेमी कॉलन अगर नहीं डालेंगे तो वो उसको एक ही स्टाइल कंसिडर करेगा। ठीक है जी, इस चीज़ को हम पहले ट्राई करके देख चुके हैं। यहाँ से हम आगे चलते हैं ताकि मज़ीद चीज़ें कवर कर सकें। इंटरनल CSS क्या होता है? एन इंटरनल CSS इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर सिंगल HTML पेज। जैसे कि ये क्लियरली बता रहा है कि इंटरनल CSS सिंगल HTML पेज को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है, जबकि इनलाइन CSS जो है उसका स्कोप एक टैग की हद तक होता है। मतलब ये वाला स्टाइल अप्लाई हुआ है तो ये इस टैग के अंदर जितने टेक्स्ट आ रहा है या जितने मज़ीद एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस स्टाइल का स्कोप सिर्फ उन तक है। इनका इसका स्टाइल का स्कोप इससे बाहर वाले टैग्स नहीं है। यानी ये H1 के ऊपर इसकी हेडिंग को ब्लू करेगा, इसके ऊपर इसका कोई इम्पेक्ट नहीं है। इसको हम ट्राई भी करके देख लेते हैं। अब देखें ये हेडिंग ब्लू आ रही है और मैं इसको रेड कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन हो गई। इसको मैं यहाँ से हटा भी दूँ तो H1 वाला स्टाइल इस पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो भी ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट कलर है ब्राउज़र की CSS की इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और नॉर्मली अगर हमने स्टाइल ना दिया हो तो वो कलर अमूमन ब्लैक ही होता है पैराग्राफ का। तो बहरहाल जी, ये आपका स्कोप क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट कवर करते हैं इंटरनल CSS को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। इंटरनल CSS जैसे हमने ऑलरेडी बताया आपको कि हेड के टैग में आता है और विद इन आ स्टाइल एलिमेंट। इसके लिए एक एलिमेंट यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक, जिसका नाम है स्टाइल। ये भी एक आप कह लेंगे जैसे टैग्स ओपन होते हैं वैसे ये ओपन होगा। इसको भी ओपन करना है, क्लोज करना है और उसके अंदर CSS लिखना है। अब देखते हैं CSS लिखते कैसे हैं। ये देखें जी, ये आपका जो है वो इंटरनल CSS लिखने का तरीका है। हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग आया और इसको ओपन किया, इसके अंदर CSS लिखा और इसको क्लोज कर दिया। CSS लिखते कैसे हैं? CSS टारगेट करने के किसी भी टैग को या किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एरिया को, किसी भी सेक्शन को, तीन तरीके हैं जो मेनली यूज़ होते हैं। उससे ज़्यादा उसकी मज़ीद फॉर्म्स भी हैं, लेकिन मेजरली तीन है। एक ये है कि टैग के नाम के ऊपर, जैसे बॉडी का टैग है, इसके नाम के ऊपर स्टाइलिंग करवा सकते हैं। इस तरह H1 एक टैग है। इस स्टाइल का मतलब ये है, ये जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सारी स्टाइलिंग की हुई है, ये बॉडी के टैग के स्टाइल्स का स्कोप है। इस ब्रैकेट से शुरू होता है, इस पे ख़त्म होता है। ये इसमें मल्टी लाइन्स भी आ सकती हैं और सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बहरहाल इसका मकसद ये है कि ये वाला टैग का स्टाइल बॉडी के टैग के ऊपर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टाइल H1 के टैग के ऊपर अप्लाई होगा, H2 के ऊपर नहीं होगा। जितने भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर H1 के नाम से टैग आएंगे वो सब ब्लू हो जाएंगे। इस तरह जितने भी पैराग्राफ इस डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे वो सब रेड हो जाएंगे, उनका कलर रेड होगा। तो ये इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो अब ये एक चीज़ तो हम आप को क्लियरली बता दी गई है कि स्टाइल्स जो होते हैं CSS के, वो तीन तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं। उन तीन में से एक तरीका हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। यानी टैग्स के ऊपर कैसे अप्लाई होता है। मैं अगर इसका बैकग्राउंड कलर अभी चेंज हो रहा है, मैं कुछ और भी चेंज करवाना चाहूँ तो उसको करवा सकता हूँ। अभी हम ट्राई इट योरसेल्फ में जाके इसको देखेंगे भी। तो बेसिकली क्या होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये बॉडी का टैग है, पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर है जो वह पाउडर ब्लू होगा। ठीक है जी। और H1 जितने भी होंगे, अभी एक ही है, उसके टेक्स्ट का कलर ब्लू होगा। ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट की,
इसके अलावा पी, पैराग्राफ के अंदर जितना टेक्स्ट आएगा उसका कलर रेड होगा। ये अभी एक पैराग्राफ है, मैं दूसरा भी आपको डाल के दिखाऊंगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी इस तरह के एलिमेंट आएंगे उनके ऊपर ये स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ट्राई इट योरसेल्फ में जाते हैं। ये देखें, बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू, मैं इसको कहता हूँ आप लाइट ग्रीन हो जाओ। अगर ये कलर है, ये लाइट ग्रीन हो गया। मुझे जो है वो ब्लू कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे कहता हूँ आप ग्रे हो जाओ। ये ग्रे हो गया। इसको मैं कहता हूँ कि आप ग्रीन हो जाओ। ये ग्रीन हो गया। इसको मैं कहता हूँ आप लाइट ग्रे हो जाओ। ये लाइट ग्रे हो गया। तो अब बेसिकली मैंने कुछ इसके स्टाइल चेंज किए हैं। मैं कहता हूँ जी इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल हो जाए। ये अभी बहुत बड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अभी 16 पिक्सल हो गया। 16 ज़रा छोटा हो गया, तो मैं इसको 18 कर देता हूँ। 18 हो गया। इस तरह से मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास अभी एक H1 आ रहा है। वैसे H1 आप कोशिश किया करें एक डॉक्यूमेंट में एक ही है, ये एक ही होता है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए अभी जो है वो मैं H2 आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन H1 एक पेज पे एक ही रहना चाहिए। इसको मैं अभी रिपीट करवा लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्टाइलिंग सारे H1 के टैग्स पे अप्लाई होगी। टू रन, ये देखें सेम स्टाइलिंग उस पर अप्लाई हो रही है। अब मैं अगर स्टाइल यहाँ से चेंज करूँगा तो तीनों के लिए चेंज हो जाएगा। मुझे अलग अलग जाके, अगर मैं इनलाइन स्टाइल्स लिखता तो अलग अलग तीनों पर जाके चेक करना पड़ता, जो जिस फटीक से मैं इधर बच सकता हूँ। और एक्सटर्नल CSS यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि अभी तो ये एक डॉक्यूमेंट पर स्टाइल अप्लाई हो रहा है। अगर मेरे 20 डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं एक फ़ाइल में जाके चेंज करूँगा, वो 20 के 20 पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपको थोड़ी बहुत समझ लग जानी चाहिए। इसी तरह से मैं पैराग्राफ रिपीट करवाता हूँ। 1 2, तो ये चीज़ देखें, ये स्टाइल उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है। अब मैं इसको डार्क ग्रीन करके देखते हैं। ये डार्क ग्रीन हो गया। मैं इसको कहता हूँ इस पर ब्लैक अप्लाई हो जाए। ब्लैक अप्लाई हो गया। मैं कहता हूँ जी इस पे 010101 ये अप्लाई हो जाए। बहरहाल ये पता नहीं सही है भी या नहीं है, मैंने तो दे दिया अपनी तरफ से। 0C 0C। तो इस तरह से हम कोड भी दे सकते हैं कलर्स के, और उनके नाम भी दे सकते हैं। उमूमन जो है वो HTML के डॉक्यूमेंट में आप कलर कोड्स देंगे, फ़ोटोशॉप के अंदर से या कहीं से भी आप ये कोड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। जैसे मैंने मैक पे एक सॉफ्टवेयर किया हुआ है कलर पिकर का, तो इसको मैं ओपन करके, तो कोई भी कलर जब मैंने चूज़ करना होता है तो मैं उस कलर को सॉफ्टवेयर के थ्रू ये वाला जब बटन क्लिक करूँगा तो मैं किसी भी कलर का कोड जाके गेट कर सकता हूँ, और ये मुझे कलर कोड आराम से मिल जाएगा। यहाँ से मैं कॉपी करके उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका है जो एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। ये देखिए, ये मैंने यूज़ किया तो ये आ गया। तो बेसिकली ये एक इसका क्विक सा इंट्रोडक्शन हो गया। मेरे ख्याल से आपको अच्छी समझ आ रही होगी। अब हम एक्सटर्नल CSS की एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS में CSS लिखने का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये एक एक्सटर्नल फाइल में स्टोर किया जाता है। बाकी CSS बिल्कुल सेम होगा। स्टाइल का हम टैग नहीं देंगे, क्योंकि .css फाइल का मतलब यही है कि इसके अंदर टोटल CSS आएगा टॉप टू बॉटम। तो एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मैनी HTML पेजेस। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये स्टाइल बहुत सारे पेजेस पे अप्लाई करने के लिए ऐसे लिखा जाता है। वैसे रेकमेंडेड यही होता है कि सारे स्टाइल एक्सटर्नल CSS में रखे जाएं, क्योंकि कोई भी स्टाइल बाद में रीयूज़ किया जा सकता है। अगर आप अभी समझते हैं कि वो बाद में रीयूज़ नहीं होगा, फिर भी आप उसको एक्सटर्नल में ही रखें, क्योंकि वो बाद में आपको कहीं और किसी ना किसी जगह लाजमी काम आएगा।
To use an external style sheet, add a link to it in the head section of each HTML page. तो बेसिकली स्टाइल शीट को लिंक कैसे किया जाता है एक्सटर्नल को, इस तरह से किया जाता है। लिंक का टैग है, रेल जो है वो इसका अट्रीब्यूट में हम बताते हैं कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, इसमें आपने बता दिया स्टाइल शीट है। और उसका लिंक क्या है, href लिंक। इसमें आप http के साथ भी दे सकते हैं। और अगर आपको रिलेटिव पाथ का पता है, रिलेटिव पाथ का मतलब ये होता है कि मैं इस टाइम जिस डायरेक्टरी में हूँ वेब सर्वर की, अभी मैं इस डोमेन के फॉरवर्ड स्लैश के बाद एक डायरेक्टरी है HTML और उसके अंदर HTML_CSS.ASP का पेज ओपन हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसी डायरेक्टरी में styles.css पड़ा है HTML की डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं इसको ऐसे करके दूंगा styles.css को कि करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css पड़ी है और यहीं से आप इसको पिक करो। अगर मैं कहता हूँ कि ये किसी सब फोल्डर में है तो मैं फिर उस सब फोल्डर का नाम दूंगा, फिर उसके बाद styles.css लिखूंगा। तो इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये तो W3 स्कूल्स का अपना सर्वर है, उसमें मैं कर तो कुछ नहीं सकता, लेकिन आपको बेसिकली तरीका बता रहा हूँ। ये अभी उन्होंने लिंक कराया हुआ है कि इस डायरेक्टरी के अंदर styles.css पड़ी है, तो आप जाके उसको एक्सट्रैक्ट करो। इस चीज़ को जो है वो मैं छेड़ता हूँ ज़रा सा, मैं कहता हूँ इसके अंदर CSS की डायरेक्टरी पड़ी है और उसके अंदर styles.css पड़ी है, तो इसको लोड कराओ। तो ये लोड नहीं हुई क्योंकि ऐसी कोई डायरेक्टरी शायद है ही नहीं, और अगर है तो उसके अंदर इस तरह की कोई फाइल नहीं है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि इस तरह से CSS की डायरेक्टरी बनाएं और उसके अंदर स्टाइल्स रखें। लेकिन मैंने स्टार्ट में एक फॉरवर्ड स्लैश रखा है। इस फॉरवर्ड स्लैश का एक मीनिंग है और ये आपको पता होना चाहिए। इस फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये है कि मेरे करंट URL में जहाँ पे ये HTML पेज रेंडर होने जा रहा है उसके रूट पे आओ। उसका रूट ये होता है, ठीक है, यहाँ से रूट स्टार्ट होता है, यानी उसके रूट के बाद, यानी इस HTML की जगह ये HTML अभी हमारी रूट डायरेक्टरी है, इस रूट पे आओ और वहाँ पे डॉट नहीं सॉरी CSS की एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर styles.css पड़ी है। तो ये मैं इसको अभी क्या URL दे रहा हूँ, इसके URL का मतलब ये है कि मैं इसको कह रहा हूँ आप इस HTML को उड़ा दो। तो बेसिकली आप इस पाथ पे इस फाइल को लोड कराओ, इस पाथ से इस फाइल को लोड कराओ। तो फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये होता है। मैंने जो HTML वाली डायरेक्टरी थी उसको किसी और डायरेक्टरी से रिप्लेस करा दी। अब मैं अगर सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश के बगैर लिखता हूँ तो उसका मतलब ये है कि HTML की डायरेक्टरी के अंदर CSS का फोल्डर है, उसके अंदर styles.css की फाइल पड़ी है। तो ये पूरा पाथ कैसे बनेगा, ये वाला टू बी एग्जैक्ट, कि ये URL के अंदर ये डायरेक्टरी, उसके अंदर फिर ये डायरेक्टरी और ये वाली styles.css। इसको मैं रन करता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी इस नाम की भी डायरेक्टरी इसके अंदर नहीं है। अगर है तो उसके अंदर ये वाली फाइल नहीं है। तो मैं बेसिकली रिलेटिव पाथ्स को पसंद करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप उसे यूज़ करें। और बेहतर ये होता है कि ये तरीका यूज़ करें, क्योंकि सब बाद में आपको डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ जाए और जो है वो, या उसका नाम चेंज करना पड़ जाए, तो पूरे URLs जो होते हैं वो काफ़ी स्पेस लेते हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है। रिलेटिव पाथ्स इजी टू रीड होते हैं, बस सिर्फ इस फॉरवर्ड स्लैश का ख्याल रहे कि इसका मतलब क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अभी हम दोबारा इसको रिस्टोर कर देते हैं जैसे ये पहले था। अच्छा, मैं इस चीज़ को साबित करने के लिए कि कि ये करंट डायरेक्टरी में देखेगा और जब फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू मैं आऊँगा तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो इसको साबित करने के लिए मैं फॉरवर्ड स्लैश HTML लगाता हूँ और उसके अंदर styles.css लगाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी स्टाइल्स अप्लाई होंगे, क्योंकि इसका मतलब यही है। ये देखें, अब स्टाइल्स अप्लाई हो गए। तो बहरहाल इसको जैसे पहले था वैसे रहने देते हैं। इसका एक और तरीका होता है कि मैं ये वाला साइन लगा दूँ। इसका मतलब ये होता है करंट डायरेक्टरी
इस पूरे का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी के अंदर स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ये भी काम करना चाहिए इसको भी, और ये भी काम कर रहा है। तो मैंने तकरीबन आपकी इंपोर्ट करवाने के पाथ वाइज रिलेटिव एब्सोल्यूट सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। एब्सोल्यूट ये है कि हम पूरा यूआरएल इसको बता दें कि यहाँ पे फाइल पड़ी है, इसको रन करेंगे तो ये भी स्टाइल अप्लाई करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बता रहा है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे राइट की जा सकती है। तो बेसिकली जहाँ पे उसने ये एग्जांपल दी है इंपोर्ट करवाने वाली, तो ये फाइल स्टाइल्स डॉट सी एस एस के नाम से डिस्क पे स्टोर हुई हुई है डॉट सी एस एस की एक्सटेंशन के साथ, और ये उसके अंदर स्टाइल्स मौजूद हैं जैसे हमने रखे थे इंटरनल सी एस एस के अंदर। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्टाइल्स का टैग नहीं, और वो लगाना भी नहीं है एक्सटर्नल के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं जी सी एस एस कलर्स फॉन्ट्स एंड साइजेस। द सी एस एस कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट कलर टू बी यूज्ड। मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया था कि कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट कलर को चेंज करती है। इस तरह फॉन्ट फैमिली हमने चेंज करनी हो, जैसे एरियल है और बहुत सारी हैं, तो उसके लिए हम फॉन्ट डैश फैमिली की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इस तरह फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने आपको चेंज करवा के दिखाया था, उसके लिए फ़ॉन्ट डैश साइज़ होता है। टेक्स्ट के साइज़ को छोटा बड़ा करना हो तो फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ होता है। टेक्स्ट की फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो तो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ होती है, और टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो कलर की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में बिठाते रहना है और साथ प्रैक्टिस करते रहना है। अभी आगे चल के देखते हैं कि ये चीज़ें ये अप्लाई कर रहा है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ की जो परसेंटेज है, ये जो है इसको मैं तो प्रेफर नहीं करता, मैं पिक्सल्स प्रेफर करता हूँ कि पिक्सल वाइज दूँ। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये स्क्रीन की जो करंट स्क्रीन का साइज़ है उसके लिहाज से टेक्स्ट को परसेंटेज देता है, इसलिए ये भी एक प्रेफर्ड तरीका है। अगर आपको आसानी है ये यूज़ करने में तो आप बेशक इसके साथ जाएँ। तो ये बेसिकली यहाँ पे वो स्टाइल दे रहा है, कलर को ब्लू कर रहा है, फ़ॉन्ट फैमिली उसने इस नाम के दी है वर्डाना, और इसको फ़ॉन्ट साइज़ दिया है 300%। इस तरह से पैराग्राफ को इसने रेड कलर दिए है, कोरियर फैमिली दी है फ़ॉन्ट फैमिली, और फ़ॉन्ट साइज़ 160% दिया है। इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखें, ये मैं इसको चेंज करता हूँ किसी आसान में, एरियल में चेंज हो। देखें ये फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। मैं कहता हूँ 300% बहुत ज़्यादा है, 200% पे आओ और इसको 100% पे करो, ये भी बहुत ज़्यादा है। स्टिल ये ज़्यादा है, इसको आप 160 करो और इसको 100 करो, ये अब फिर भी एक्सेप्टेबल है। इस तरह से आप इसके साथ आगे प्ले कर सकते हैं और इन चीज़ों को एक ग्रिप हासिल कर सकते हैं। इस तरह से सी एस एस में बॉर्डर कैसे अप्लाई होती है, बॉर्डर अप्लाई करने का तरीका हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं बॉर्डर होती क्या है। सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइंस अ बॉर्डर अराउंड एन एच टी एम एल एलिमेंट। सी एस एस प्रॉपर्टी बॉर्डर की जो होती है वो किसी भी एच टी एम एल एलिमेंट के इर्द गिर्द बॉर्डर ड्रॉ करने को कहते हैं। और बॉर्डर क्या होती है, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल नज़र आ रही है। ये एक आपको छोटी सी एक लाइन नज़र आ रही है, जो नीचे आ रही है, और ये कहाँ तक जा रही है, ये एक बॉर्डर है। ठीक है जी। तो इस किस्म की चीज़ यहाँ पे देखें, ये इसके इर्द गिर्द एक बिल्कुल बॉर्डर है। इस तरह से लाइंस के अंदर भी बॉर्डर्स हैं, तो ये चीज़ बॉर्डर में आती है। अब इस चीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं और क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देख रहे हैं इसमें। यूज़ ऑफ सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टी, जैसे कोई पैराग्राफ का टैग है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर अप्लाई हो, 2 पिक्सल इसकी मोटाई हो, मतलब जो वेट है इस बॉर्डर का वो 2 पिक्सल हो, सॉलिड हो। मतलब आप डॉटेड लाइन वाली बॉर्डर भी बना सकते हैं। सॉलिड का मतलब होता है सिंगल लाइन हो जो कि सॉलिड हो, इसके बीच में कोई स्पेसिंग या डॉट्स वाला एलिमेंट ना हो, और उसका कलर क्या हो, पाउडर ब्लू। यहाँ पे आप HTML कोड्स भी दे सकते हैं और उसके नाम भी दे सकते हैं। इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ये चीज़ ऐसे आएगी, ठीक है। ये पाउडर ब्लू कलर की बॉर्डर आ रही है, मैं ऐसे कहता हूँ ग्रे हो जाओ,
मुझे तो ये अच्छी नहीं लग रही। और 2 पिक्सल बहुत बड़ी बॉर्डर है, 1 पिक्सल करो इसको। तो ये देखें, ये ग्रे हो गई। ग्रे तो और भी बुरी बुरी लग रही है, लाइट ग्रे होना चाहिए इसको। ये अब कदरे बेहतर लग रही है और आंखों पे भी ज़्यादा बोझ नहीं लग रहा। तो ये चीज़ है, ये देखें, एक पी किया, इसको बॉर्डर दी और सारे पीस के ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन वो फरमाए कि H1 के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ H1 के ऊपर भी सिमिलर बॉर्डर आ जाए। इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करते हैं। यहाँ मैं कहता हूँ H1 के ऊपर भी आप अप्लाई हो जाओ और बॉर्डर जो है वो लाइट ग्रीन कलर की हो। ये देखें जी, ये हम H1 के ऊपर भी आ गए। तो ये ऐसे होता है। CSS पैडिंग, इस एग्जांपल को मैं खोल के रखता हूँ और इसको जो है वो H1 के ऊपर भी अप्लाई करते हैं और लाइट ग्रीन रखते हैं इसको। ठीक है जी। अब पैडिंग क्या होती है? द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी डिफाइंस अ स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बॉर्डर। पैडिंग बेसिकली ये होती है कि अभी आप यहाँ से देखें कि ये टेक्स्ट ऑलमोस्ट बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, कोई इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, जिसकी वजह से ये बुरा लग रहा है। थोड़ा बहुत पैडिंग इसके अंदर मौजूद है उसके ऊपर और नीचे, लेकिन लेफ़्ट साइड पे वो बिल्कुल टच हो रहा है। तो ये इसलिए वो स्पेस आ रहा है कि ये इसकी ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हुई हुई है। मैं अगर इसको ऊपर वाले को भी ज़ीरो कराना चाहूँ तो मैं ज़ीरो करवा सकता हूँ CSS के थ्रू, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्पेसिंग इसके बीच में क्रिएट कैसे करना है। तो इस बॉर्डर के अंदर मैं टेक्स्ट या किसी भी और एलिमेंट की दूरी को पैदा करना चाहता हूँ, तो उसका तरीका पैडिंग है। यहाँ पे एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये पैडिंग की इसने एग्जांपल दी है। इसने 30 पिक्सल पैडिंग दी है बॉर्डर के अंदर। जब ये एलिमेंट आएगा उसके साथ इसका स्पेस 30% हो जाएगा। इस 30 का मतलब ये है कि टॉप से भी 30, बॉटम से भी 30, लेफ़्ट से भी 30, राइट से भी 30। पैडिंग एक फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी है जिसको हम फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं। टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट साइड पे हम स्पेसिफिकली स्टाइलिंग दे सकते हैं। उसको भी हम साथ में देख लेते हैं। इसने कवर नहीं किया अगर, तो मैं आपको अभी कवर करा देता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। बहरहाल अब हम आते हैं पैडिंग की तरफ। H1 के लेफ़्ट साइड पे भी टेक्स्ट जुड़ा हुआ है। पहले हम देते हैं इसको पैडिंग 20 पिक्सल, क्योंकि 30 मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। रन। तो ये देखें, ये इसने सब साइड से उसको पैडिंग दे दी है। लेफ़्ट से 20, टॉप से 20, बॉटम से 20। मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट से 20 ठीक है, लेकिन टॉप और बॉटम से 20 ना हो। तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट 20 पैडिंग लेफ़्ट, और पैडिंग टॉप 5 पिक्सल हो, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल हो, और पैडिंग राइट 20 पिक्सल हो। इसको रन करते हैं तो ये चीज़ देखें, टॉप से कम होगी, बॉटम से ज़्यादा होगी, लेफ़्ट से 20 होगी, और राइट पे अभी हमें पता नहीं चल सकता, लेकिन इस टेक्स्ट को हम बढ़ा देते हैं तो पता चल जाएगा। राइट साइड वाली पैडिंग भी चेक हो जाएगी। रन करते हैं इसको, ये देखें राइट साइड से भी स्पेस आ रहा है। इसी तरह से हम, क्योंकि ये अलग अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आसान तरीका है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। मैं चाहता हूँ जी पैडिंग अप्लाई हो, टॉप पे 5 पिक्सल, राइट साइड पे 20 पिक्सल, बॉटम पे 10 पिक्सल, लेफ्ट पे 20 पिक्सल। इसको हम ऐसे अप्लाई करते हैं, पहली पोजीशन टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, और फिर लेफ्ट, जैसे हमारी घड़ी चलती है। तो ये चीज़ भी सेम काम करेगी जो हमने उन 4 लाइनों में कराया था। तो ये प्रेफर्ड तरीका है।
इसका भी एक शॉर्टकट है। अगर मैं चाहता हूँ टॉप और बॉटम पे राइट और लेफ़्ट साइड पे सेम जो है वो विड्थ अप्लाई हो, स्पेस अप्लाई हो, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो ये यहाँ से खुद अज्यूम कर लेगा कि यही राइट के लिए भी है, सॉरी लेफ़्ट के लिए भी है, अभी ये राइट है, तो ये सेम स्टाइलिंग। तो इस तरह से आप इसको पैडिंग को लिख सकते हैं। मैं इसी को ले जाता हूँ पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ लेफ़्ट से टॉप से 2 पिक्सल हो, लेफ़्ट से 20 और राइट से भी 20 ठीक है, बॉटम से भी 2 पिक्सल हो। तो इसको भी मैं बाद में काट सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने 2 पिक्सल जो है वो टॉप का डिफ़ाइन किया है, तो अगर बॉटम का मैं हटा भी दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि बॉटम पे भी 2 पिक्सल आप चाह रहे हो, तो मैं इसको फर्दर कम कर सकता हूँ। इसको मैं रन करूँगा तो सेम स्टाइल अप्लाई होगा। तो ये हो गई जी हमारी पैडिंग। पैडिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है मार्जिन। अब मार्जिन को आप पहले यहाँ से थ्योरी से देखते हैं और फिर उसका प्रैक्टिकल करते हैं। CSS margin. The CSS margin property defines a margin space outside the border. पैडिंग ने क्या किया था, इनसाइड द बॉर्डर स्पेस को डील किया था। ये बॉर्डर के बाहर का स्पेस डील करता है कि मेरे से पहले वाला एलिमेंट मेरे से कितना दूर हो या हम दोनों के बीच में कितना स्पेस हो। तो ये भी बिल्कुल सेम तरीके से डिफाइन करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल 100% सेम है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे अप्लाई होता है कि टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट। तो सेम इसी तरह जैसे मैंने पैडिंग डैश लेफ़्ट किया था, पैडिंग डैश राइट किया था, पैडिंग डैश बॉटम और पैडिंग डैश टॉप, वहाँ पे भी मार्जिन डैश लेफ़्ट, मार्जिन डैश बॉटम, मार्जिन डैश राइट और मार्जिन डैश टॉप, इस तरह से हम उसको भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको देख भी लेते हैं। इसका सिर्फ कीवर्ड का फ़र्क है, इसमें हम लिखेंगे मार्जिन, और कंसेप्ट का भी डेफिनेटली फ़र्क है। अब आपको नज़र आ रहा होगा इन दोनों के बीच में स्पेस है ऑलरेडी, लेकिन अब मैं स्पेस को कंट्रोल कर रहा हूँ। मार्जिन 5 पिक्सल, ठीक है जी। इन सारे पैराग्राफ्स के बीच में जो आपस में डिस्टेंस है वो 5 पिक्सल करो, और पहले पैराग्राफ के पहले जो एलिमेंट आ रहा है या बाद में आ रहा है उसको भी उससे 5 पिक्सल का स्पेस दो, बॉर्डर के बाहर, अंदर नहीं, याद रखें इसको। ये सारे पैराग्राफ्स पे अप्लाई होगा। तो ये मेरे ख्याल से अभी डिस्टेंस जो है वो 5 पिक्सल से ज़्यादा आ रहा है, तो ये इनका डिस्टेंस कम हो जाना चाहिए। ये देखें कम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा H1 का डिस्टेंस है पहले पैराग्राफ से, वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे, उसको भी कम हो जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ पैड मार्जिन 10 पिक्सल, इसको हम देखते हैं। तो ये भी कम हो गया। अब मार्जिन भी जो है जब मैं ऐसे करके लिखूंगा तो वो टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम सब जगह पे 10-10 अप्लाई हो जाएगा। इस सूरत में 5-5 अप्लाई हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ना हो बल्कि ये कंट्रोल में रहे। तो इसका मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ मेरे राइट और लेफ़्ट से मार्जिन को आप ना छेड़ो, वो वैसे ही रहे, और टॉप और बॉटम वाले मार्जिन को छेड़ो। तो मैं क्या करूँगा, राइट लेफ़्ट 0 पिक्सल हो जाए, इसमें भी 0 पिक्सल हो जाए, और टॉप बॉटम पे 10 पिक्सल हो जाए। ये देखें, तो ये ऐसे अप्लाई हो गया। तो इस पर हम फर्दर देखते हैं, क्योंकि मैंने इसको ज़रा शॉर्ट कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि टॉप और बॉटम का जो स्टाइल्स हैं मार्जिन के, वो अब आपको मैं डिफरेंट करके दिखाऊँ, यानी चारों प्रॉपर्टीज़ अलग अलग करके दिखाऊँ। टॉप से 5 पिक्सल हो, राइट से 10 पिक्सल हो, बॉटम से भी 10 पिक्सल हो, और लेफ़्ट से 20 पिक्सल हो। इसका भी मैं सेम ही कर लेता हूँ। रन करते हैं इसको, तो ये देखें
लेफ़्ट साइड से ठीक ठाक स्पेस आ गया, राइट साइड से स्पेस कम है। तो ये चीज़ आप ऐसे आके एक्सपेरिमेंट करें, इस पे ग्रिप लें, क्योंकि इन चीज़ों से ही वेब पेज का लेआउट मेंटेन होता है। आगे चलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ कि लिंक कैसे करते हैं, और इस पे मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते। ये चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्टाइल शीट जो है वो रिलेटिव पाथ के थ्रू या एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू कैसे हम लोड करवा सकते हैं। The example links to a style sheet located in the HTML folder on current website। तो ये वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप आगे इधर से पढ़ सकते हैं। ये हमारा बेसिकली चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे आएँ, इसकी सारी एक्सरसाइज करें ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे 2-3 टॉपिक्स को मज़ीद कवर करें। अभी हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स रहते हैं, जैसे टेबल्स, इमेजेस हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत देखेंगे अगर मज़ीद इसमें कुछ रहता है। ब्लॉक एंड इनलाइन, लेस, क्लासेस, आईडीज़, आई फ्रेम्स, जावास्क्रिप्ट का थोड़ा टच लेंगे, लेकिन एंड पे पहले सारे HTML को कवर करेंगे। फाइल पाथ्स हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर देख चुके हैं। यही कंसेप्ट यही है, एब्सोल्यूट और पाथ और रिलेटिव पाथ और फुल पाथ। इसके बाद हेड, लेआउट, रिस्पॉन्सिव, कंप्यूटर कोड, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिमेंटिक्स, इस पे भी शायद थोड़ी बहुत बात करें। स्टाइल गाइड, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। इमोजीज़ वगैरह, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो क्लासेस, आईडीज़, आई फ्रेम्स और बाकी टेबल्स, इमेजेस, लिंक्स, लिस्ट, ब्लॉग्स एंड इनलाइन। ये करके हम आगे चले जाएंगे फॉर्म्स पे, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ मीडिया के एलिमेंट्स को देख लेंगे अगर वक्त ने इजाज़त दी। और ये APIs वगैरह हम शायद ना करें, क्योंकि ये आप खुद से भी जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ तक अब जब हम पहुँचेंगे बेसिकली फॉर्म्स के एंड तक, तो ये हमारा HTML वाला पोर्शन कंप्लीट होगा ऑलमोस्ट। उसके बाद आप कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाने के इंशाल्लाह काबिल होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, और मज़ीद कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।